लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति है। 22 मई की रात बीजेपी समर्थकों पर धारदार हथियार से हमला हुआ, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया। गुस्साई भीड़ ने एक दुकान में आग भी लगा दी और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে না। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। सुना आपने। वहीं हिंसा के बाद नंदीग्राम के लोग टीएमसी के खिलाफ गुस्से में हैं। हालात ये हैं कि हिंसाग्रस्त गांव में पहुंचे टीएमसी नेता राजीव बनर्जी को प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ दिया। टीएमसी नंदीग्राम हिंसा के लिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर इसको लेकर पलटवार भी किया। दोनों का लड़ाई में जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस को ये रचित कर दिया गया, एक षड्यंत्र रचना किया है कि जहां तृणमूल को नाम दे दे, क्योंकि उनको मालूम है अगर निष्पक्ष मतदान होगा तो मतदान में कभी भी बीजेपी फिर से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो अभी ये सब रचना करके ये लोग चाह रहे हैं जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस यहाँ एजेंट नहीं दे, लड़ाई नहीं करे और पूरा मैदान छोड़ के चला जाए, और ये चुनाव में उनका नतीजा बहुत अच्छा से उन्होंने जीता है, इसलिए ये सब किया। एक पारिवारिक विवाद को लेकर 2 बीजेपी का लड़ाई को आप देखिए ना, पूरा एरिया को क्या किया। ये किस तरह का राजनीति हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का राजनीति हमारा सरकार कर रहे है, ममता बनर्जी कर रहे, टीएमसी कर रहे, कि कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। नंदीग्राम हिंसा पर दोनों ही पक्षों को आपने सुना एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए राजनीति करने का। वहीं कल नंदीग्राम में वोटिंग है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने टीएमसी की ममता सरकार पर हमला बोल दिया। क्या कहा सुनिए। बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल के सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। इसलिए चुनाव घोषणा की काफी दिन पहले मैं चुनाव आयोग के पास दिल्ली में गए, उनको सारे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिए और बंगाल के हालत बताए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग की निरीक्षण में जब चुनाव हो रहे हैं तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि आम लोग अगर डर की मारे चुनाव में अगर योगदान ना करे तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात होगी। नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, नई पुरानी बीजेपी के बीच की लड़ाई है। बहरहाल हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, ये सवाल इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है नंदीग्राम के हालात पर, उस हिंसा पर, क्योंकि कल यहाँ पर वोटिंग है और वोटिंग से ठीक पहले इस तरह की हिंसा, फिलहाल किस तरह की स्थिति है, हालात कैसे हैं और कल के लिए क्या तैयारी है? जी देखिए, अभी तक तनाव बना हुआ है और जहां तक कि पुलिस का मामला है, पुलिस अभी पूरे गांव पे है। काफी तैनात में पुलिस अभी वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन जो गांव वालों के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन है। इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन से पहले जब इतना बड़ा हादसा घट गया, एक महिला की जान चली गई, इसके साथ साथ कई सारे दुकानें जलाए गए, कई सारे घर को तोड़ा गया, तो ये सबको लेकर
गांव वालों के मन में अभी तक डर बैठा हुआ है कि इलेक्शन के दिन क्या होगा, यानी कि कल इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सीआरपीएफ भी मौजूद है, सीआरपीएफ भी यहाँ पर रूट मार्च कर रही है। जितना भी आम जनता, जितना भी आम वोटर है, उनका मन पर साहस जुगा रही है कि वोट डालने जाए सब कोई, सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह गांव वालों का जो कहना है कि सीआरपीएफ कुछ दिन बाद चली जाएगी, उसके बाद वो लोग का क्या होगा, यही डर उनको खाई जा रही है। और कल इलेक्शन के लिए तैयारी तो इलेक्शन कमीशन से बहुत बढ़िया किया गया है, बहुत सारा सीआरपीएफ ज्यादा से ज्यादा कंपनी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। खासकर नंदीग्राम में भी कड़ा पहरा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। बहुत शुक्रिया ओंकार, आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी से नाराज बंगाल के साधु संत आज कोलकाता में संत स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। ममता बनर्जी ने शनिवार को रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के साधुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके इस टिप्पणी के विरोध ने बंगाल के साधुओं में आक्रोश ला दिया। आज कोलकाता में रैली कर प्रोटेस्ट करने वाले हैं और साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि रामकृष्ण मिशन के कुछ भिक्षुओं ने आसनसोल में भक्तों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए कहा। वहीं भारत सेवाश्रम संघ के एक भिक्षु ने टीएमसी एजेंट को बहरामपुर में एक मतदान केंद्र पर बैठने से मना किया था। ममता बनर्जी का आरोप था कि दोनों मठ बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ममता के इस बयान के बाद संत समाज में नाराजगी है टीएमसी के लिए। रैली में भाग लेने वाले साधु सन्यासी रविवार को जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम पर हुए हमले के विरोध में भी प्रदर्शन करेंगे। इधर बीजेपी ने आश्रम पर हुए हमले को लेकर टीएमसी को घेरा। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता दिया। आज इंस्टिगेट कौन कर रहे हैं? आज गाली कौन दिया है रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम और इस्कॉन को? ममता बनर्जी दिए है। वो हिंदू है या कौन धर्म का है? आज जो रामकृष्ण मिशन, जो इस्कॉन, जो भारत सेवाश्रम, जिनका हम लोग अनुगामी है और हमारा ठाकुर घर में, हमारा मंदिर में उनका पिक्चर रहता है, उनका तस्वीर को हम लोग पूजा करते हैं और उनको गाली देता है ममता बनर्जी। हम लोग तो बार बार बोलते हैं ना, ये टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी खास ये हिंदू विरोधी सरकार है और ये नौटंकी हम लोग को नहीं चाहिए। उनका पूरी पुलिस अरेस्ट किया है, आज तक तो कोई अरेस्ट, कोई जस्टिस नहीं मिला है कोई भी केस का। तो ये सब आई वॉश है। पश्चिम बंगाल के साथ ही सियासी पारा राजधानी दिल्ली में भी हाई है। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड आज चूंकि खत्म हो रही है, पुलिस आज कोर्ट को बताएगी कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ में क्या क्या पता चला, उससे क्या जानकारी हासिल हुई। खबर है कि पुलिस विभव कुमार की कस्टडी बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर गई थी। आरोप है कि विभव ने अपना फोन फॉर्मेट करके सबूत छिपाने की कोशिश की। अब आज पुलिस कोर्ट में खुलासा करेगी कि उसे अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ मिला। अभय पराशर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और आज एक बार फिर से विभव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ इन 5 दिन की पूछताछ में पुलिस को हाथ लगा है? देखिए, बिल्कुल आज तकरीबन 2 बजे के आसपास विभव कुमार को दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी। 5 दिन की कस्टडी पूरी हो गई है और इन 5 दिनों में विभव कुमार से जहां जहां पर पूछताछ हुई, खास तौर पर मुंबई में, क्योंकि इस पूरी मारपीट की एफआईआर के बाद जो रैली थी अरविंद केजरीवाल की, उसमें विभव कुमार मुंबई में मौजूद थे और जांच में यह बात निकलकर सामने आई थी, जो कि विभव कुमार ने खुद पुलिस को पूछताछ में यह बताया था कि उसने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया है। साथ ही वो कहां कहां पर छिपा था जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर क्या जो उसने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया था उससे कुछ रिट्रीव किया गया है, ये सारी जानकारियां जो है कोर्ट के अंदर आज पुलिस देगी और पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि विभव कुमार की कुछ और दिन की पुलिस कस्टडी इस पूरे मामले के अंदर मिल सके, क्योंकि जांच अभी लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता का बयान जो है
वो पुलिस ने अभी दर्ज नहीं किया है। लेकिन अभी तक जितने लोगों का बयान दर्ज हुआ है और खास तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की बात थी कि 13 मई की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के आरोप जो है वो भी विभव कुमार के ऊपर लग रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को कोर्ट में रखा जाएगा ताकि विभव कुमार की कुछ और दिन की पुलिस कस्टडी मिल सके और कुछ अहम ठोस सबूत जो है वो विभव कुमार के खिलाफ इस पूरे केस के अंदर पुलिस की टीम जांच के दौरान आगे कोर्ट के अंदर दे सके। बिल्कुल अभय, ये भी बताइए कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बूढ़े माँ बाप को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और दो नैरेटिव्स की वो बात कर रहे हैं। क्या उसको लेकर भी पुलिस आज जा सकती है? क्या केजरीवाल के घर पुलिस जाएगी पूछताछ के लिए, जो स्पेशल एसआईटी का गठन हुआ है? देखिए ज्योत्सना, जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाने से ही राजनीति जो है वो चलती है। लेकिन इस पूरे केस के अंदर अगर एक घर के अंदर स्वाति मालीवाल से किसी महिला से पूर्व राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हुई है तो घर के अंदर जो जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ करनी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना किसी भी केस के अंदर जरूरी होता है। और इसी वजह से, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिली थी, उनकी पत्नी से मिली थी, फिर वो ड्राइंग रूम में आई और वहां पर आरोप लगाया कि पिटाई करी विभव कुमार ने, तो ऐसे में स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करना है। लेकिन पुलिस वो स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है कि आज पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि आज विभव कुमार को कोर्ट में पेश करना है। उसके बाद हो सकता है कि पुलिस अपनी तैयारी करे, जिसमें बाकी जो लोग रह गए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पेरेंट्स हैं, उनकी पत्नी है, क्या उनके भी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी? ये तमाम जानकारी आज कोर्ट के अंदर पुलिस देगी जब विभव कुमार को पेश किया जाएगा। वहीं स्वाति मालीवाल की बात करें तो स्वाति मालीवाल लगातार ये कह रही हैं कि वो ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो उनको ये कह रहे थे कि आप महिलाओं की लड़ाई में आगे बढ़िए। अब उनके खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं। वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बहरहाल पिटाई मामले में स्वाति मालीवाल ने अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार है। एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल दोनों को आपने सुना। इसी बीच बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ का गलत दावा करने पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब अरविंद केजरीवाल से कुछ नहीं बन रहा तो वो अब अपने माता पिता को औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी बयान केजरीवाल के उस वीडियो के बाद दिया जिसमें केजरीवाल ने अपने माता पिता से पूछताछ के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा?
किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। अब सपा चीफ अखिलेश यादव की बात करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर पलटवार किया। प्रतापगढ़ की रैली में अखिलेश ने कहा, दिल्ली वाले उन्हें शहजादे कहकर बुलाते हैं, इस बार यही शहजादे उन्हें शह भी देंगे और मात भी। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सभी 80 सीटों पर सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे। कहा कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय 2 गुनी नहीं हुई। और आय 2 गुनी तो दूर, इन्होंने महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। चिराग पासवान के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए चिराग पासवान से पूछा कि आपके घर में चाचा भतीजे की लड़ाई लगा दी जाती है, आपके पिता की बेइज्जती की जाती है और फिर भी आप हनुमान बने रहते हैं, क्या ये होशियारी है? बता दें कि चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव को नादान कह दिया था, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर कुछ इस तरह पलटवार किया। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है, यही असली लड़ाई है और यही समय की जरूरत है। चिराग पासवान जी, आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है, आपको घर में लड़ाई लगवा दिया जाता है चाचा भतीजे का, आपको घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहां हनुमान हैं, ये क्या कहलाता है? ये होशियारी है? ऐसी होशियारी आप अपने पास रखिए, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी बातें कर देते हैं। छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल 14 और 19 दो उदाहरण उनके सामने हैं और 14 और 19 से बड़ी जीत इस बार हम लोग की 2024 में होने जा रही है। इनके केस में तो खैर बुरे प्रदर्शन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही शून्य पर थे।